हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे प्यारे भारत की बात करें तो हमने वहां की जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया, साथ में हमने बस्ती के बारे में पढ़ा और फिर हम संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सर, संसाधन के बारे में अगर बात करूं तो बेटा हमने सबसे पहले बात की है भू संसाधन की, और मैंने आपसे कहा था कि हमको यहां पर अब जल संसाधन पढ़ना है और बाद में खनिज पढ़ना है। तो हम जल की बात करेंगे। अब जल में भी संसाधन कौन सा, थोड़ा सोचिए आप। हमारे अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के आपके यहां पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल भाग है। तो क्या सारा जल ही हमारे काम का है क्या? नहीं जी सर, हम केवल अलवणीय जल, जो मीठा जल होता है ना, वही काम लेते हैं। तो हम उस मीठे जल की, जो अलवणीय जल है, उसकी ही हम यहां पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज जल संसाधन चैप्टर। ये चैप्टर भी जैसा वो चैप्टर था, आपके 14 नंबर का चैप्टर का ही पार्ट है। छोटे प्रश्न आएंगे, साथ में बड़े प्रश्न भी काफी अच्छे आएंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले कुछ फैक्ट्स हैं कि पृथ्वी पर जलीय जो भाग है वो 71% है, जबकि स्थलीय भाग 29% है। क्वेश्चन आता है, आपको करना है। लवणीय जल की बात करें, हम खुश हो जाने चाहिए, भैया सर 70% जल भाग है, हमारे पास में जल है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 71% में से 97% लवणीय जल है, समुद्र और सागर का, जो पीने योग्य नहीं है। तो फिर हम क्या पिएंगे सर? हम अलवणीय जल पिएंगे, जो हिम शिखर के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में होगा, जो मात्र 3% है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सारा जो मारा मारी है, जल को बचाओ, जल ही जीवन है, नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब ये 3% की कहानी हो रही है सर। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में विश्व का धरातलीय क्षेत्रफल 2.5% है। मैंने आपको बताया था 2.4% है। और साथ में ये बात भी की थी कि अगर जनसंख्या की बात करें तो वो टोटल जनसंख्या की, विश्व जनसंख्या की 17.4% हमारे भारत की है। भारत का जल संसाधन विश्व के जल संसाधन का मात्र 4% है। यानी आप जनसंख्या 17.4% लेके बैठे हुए हैं, जनसंख्या विश्व की, लेकिन विश्व के जल संसाधन का क्षेत्र जो है ना, वो मात्र 4% है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। जलीय 71, स्थलीय 29, लवणीय जल 97, अलवणीय जल 3%। ठीक है, आगे देखें हम। तो देश में हम जल किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं? वर्षण के रूप में। और वर्षण का मतलब होता है जल के द्वारा और हिम के द्वारा। देखो, वर्षा का मतलब होता है पानी गिरना, और वर्षण का मतलब होता है कि आपने कभी पानी तो वर्षा हुई है, हिम वर्षा भी तो देखी होगी। वो दोनों मिलाकर जल की मात्रा है वो 4000 घन किलोमीटर है। क्योंकि पानी आयतन में होता है, इसलिए घन किलोमीटर लगा हुआ है। उनमें से धरातली जल, यानी जो हम नदी, तालाब, तलैया, जो हम झील में देखते हैं वो पानी, और जो पानी जमीन में चले गया, वो जल है 1869 घन किलोमीटर। कितना? 1869 घन किलोमीटर। अब जो जल पानी में हमको नदी, तालाब, तलैया में दिख रहा है, सारा तो पीने योग्य नहीं है। भूम जल जो हमारे पास में, वो सारा पीने योग्य नहीं है। तो उनमें से कुल उपयोगी जल संसाधन है वो है 60%। कितना है? 60%। 60% का मतलब 1869 का 60% निकालेंगे तो वो आएगा 1122 घन किलोमीटर। 1122 घन किलोमीटर। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। 4000 पूरा जल है, जिनमें से, अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आप मुझसे पूछनी चाहिए कि 4000 घन किलोमीटर आ रहा है वर्षा से, तो धरातल में, पुनः जल में 1869 बाकी कहां गया? बाकी समुद्र, नदियों के द्वारा समुद्र में चला गया। कहां चले गया? समुद्र में चले गया। ठीक है, अब जलीय संसाधन कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि जलीय संसाधन 2 रूप में होते हैं, एक धरातलीय जल संसाधन, एक भूम जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन क्या होता है? जल संसाधन क्या होता है? ये नदी, तालाब, तलैया या फिर झीलों के रूप में होता है। और खास बात यह है कि जो धरातलीय जल संसाधन होता है वो टोटल कितना है? 1869 घन किलोमीटर। ये लिखा हुआ है यहां पर 1869 घन किलोमीटर है, जिनमें से जो हम काम लेंगे वो काम लेते हैं 690 घन किलोमीटर लेते हैं। धरातल की बात कर रहा हूं मैं, कि केवल किसकी बात कर रहा हूं? धरातल की बात कर रहा हूं। 690 घन किलोमीटर काम लेते हैं। धरातलीय जल संसाधन में एक खास बात हो रहा है बेटा, कि आप यहां पर जो बात करेंगे, इसमें हमारे पास नदियां हैं। धरातल में नदी, तालाब, तलैया, झीलें। तो जो नदियां, उत्तरी भारत की नदियां हैं, वो जो पहाड़ों से निकलती हैं, ये 12 मासी नदियां हैं, वर्ष भर में पानी रहता है।
लेकिन दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मानसूनी नदियां हैं, इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। केवल मात्र एक नदी ऐसी है कावेरी, जो दोनों मानसून से जल प्राप्त करती है, आपके बंगाल की खाड़ी से और आपके अरब सागर की खाड़ी से और एक बंगाल की खाड़ी से। तो आपने क्या पढ़ा धरातलीय जल संसाधन में कि ये नदी तालाब तलैया झील के रूप में होता है, इसके अंदर 690 घन किलोमीटर है जो जल है वो काम में योग्य है। यहां पर उत्तरी भारत की नदियां बारहमासी है, हमेशा बहती है, जो कि दक्षिण भारत की नदियां कावेरी को छोड़कर सारी नदियां क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। अगला है भौम जल संसाधन। देखिए भौम जल संसाधन का मतलब जो पानी जमीन में चला गया है, जिसको आप बोरिंग के द्वारा काम लेते हैं, उनमें से 432 घन किलोमीटर, कितना, 432 घन किलोमीटर जल है वो पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य है, जिसको आप काम में ले सकते हैं 432 घन किलोमीटर का। ठीक है यहां पर। और अगर हम पूरे भारत की बात करें ना बेटा, तो पंजाब, हरियाणा, जहां पर हरित क्रांति के कारण जल काम ले रहे हैं, या फिर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर ये जल ज्यादा काम मिला जा रहा है। यानी भूम जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग कहां होता है, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कुछ पार्ट और हैं जल के, लेगून या पश्च झील, ये क्या होते हैं, ये क्या है, देखिए आपने एक समुद्र के पास में देखेंगे, समुद्र के पास में कुछ कटा फटा भाग होगा इस तरीके से। अब समुद्र के पास में कोई कटा फटा भाग जो किसी अवरोध के कारण एक लवणीय झील का निर्माण कर लेता है, यहां पर कोई लवणीय झील आ गई, उसका निर्माण कर लेता है, तो उसे हम लेगून झील कह देते हैं, उसको हम पश्च झील कह देते हैं, उसको हम कयाल कह देते हैं, उसको हम कडल कह देते हैं, और उसी को हम केरल में अनूप झील भी कह देते हैं। केरल में उस झीलों का नाम क्या होता है, अनूप झील भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पश्च झील या लेगून झील क्या हो गई कि समुद्र के पास में वह कटा फटा भाग जो किसी अवरोध के कारण लवणीय झील का निर्माण करता है, उसे लेगून, पश्च, कयाल या कडल झील कहते हैं, उसे केरल में अनूप झील भी कहते हैं। उदाहरण सुनिए आप, चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर हम सांभर का नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे हम, सांभर का। कोलेरू झील कहां पर है, कोलेरू झील कहां पर मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेगी, नाम याद रख लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पर है, दोनों की बॉर्डर पर है, और यहां पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन आपके जो कृत्रिम उपग्रह है, प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है, पुलिकट झील के पास में, जहां से सैटेलाइट लॉन्च का एक पूरा प्रोजेक्ट लगा रखा है। वेमनाथ झील कहां पर है, केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है, इसके पास कुमारकोम धाम का पक्षी अभ्यारण्य है। खास बात सुनिए, सबसे मोस्ट लाइन, नेहरू नौकायान ट्रॉफी यहां पर आयोजित होती है, और नेहरू नौकायान ट्रॉफी का मतलब है नौकायान से। क्वेश्चन आता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो याद रखना नौकायान ट्रॉफी से, कोई क्रिकेट से, फुटबॉल से नहीं है। इसी झील के पास वेलिंगटन द्वीप है, इसी झील के पास में यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेमनाथ झील हो गई यहां पर, उसके पास में कौन सी झील है, वेलिंगटन द्वीप है, जहां भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47A है। ये मान लीजिए आप कि ये केरल है, तो यहां पर आपकी वेमनाथ झील हो गई, इसी के पास में ही एक वेलिंगटन द्वीप से, एक वेलिंगटन द्वीप है, उसको जोड़ने के लिए जो रास्ता है ना, वही 47A है, NH47A। ठीक है, यानी झील से द्वीप तक जाने का जो रास्ता है वो सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। इस वेमनाथ झील को ही, चूंकि यहां पर अरब सागर से ही यूरोपीय लोग यहां पर आए थे, इसलिए इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है किसको, वेमनाथ झील को। और इसके पास में कोची एक बंदरगाह है, उसको भी हम अरब सागर की रानी कह देते हैं। अष्टामुडी द्वीप झील कहां है, केरल में है, केरल में इन्हें अनूप झील भी कह देते हैं। आपसे पूछे कि लेगून झील या पश्च झील का नाम अनूप झील कहां पर है, अनूप, तो अनूप झील कहां पर है, केरल में, ध्यान रखना आप, है ना, केरल में। अच्छा, इनका उपयोग क्या है, आपसे यह क्वेश्चन आता है कि पश्च झील या लेगून झील का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग तो क्या है कि यहाँ का जो खारा पानी होता है ना, उस खारे पानी में मछली पालन काम किया जाता है, चावल की या फिर नारियल की सिंचाई की जाती है, कुछ खेती की जाती है, चावल की कुछ किस्में
या नारियल की सिंचाई की जाती है। मछली पालन होता है, साथ में ये पर्यटन के लिए भी उपयोगी है। मैंने बताया था आपको, जैसे नेहरू नौकायन ट्रॉफी हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो ये पर्यटन के लिए भी उपयोगी है। तो लेगून झील के उपयोग, पहला कि पस्य झील, सॉरी, मछली पालन के लिए, चावल की व नारियल की खेती के लिए, और दूसरा आपके पर्यटन के लिए। आगे हम देखते हैं जल की मांग और उपयोग। देखिए, जल की मांग और उपयोग करें, हम भारत के रेफरेंस से बात करें तो हमको पता है कि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जल किस काम आएगा, वो आएगा सिंचाई के लिए। किसके लिए काम आएगा? सिंचाई के लिए। और सिंचाई के कारण ही यहाँ पर 2 बांध बनाए गए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में। एक तो बनाया गया है बांखड़ा नागल बांध, मैंने बताया था आपको, और दूसरा बनाया गया है आपके पास में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। तो आपका क्वेश्चन ये बन गया जल की मांग और उपयोग में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहां जल का अधिकतम उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके लिए यहां पर बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण किया गया है, भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध। अब देखिए आप, धरातली जल का उपयोग कृषि में और भूम जल का। धरातली जल का मतलब यहां आपके सामने आना चाहिए, नदी तालाब के बारे में, नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा बात करें तो खेती में प्रयोग होता है 89% और उद्योग में 2%। लेकिन भूम जल का, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर का बोरिंग से यूज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा होता है कृषि में 92% और उद्योग में 5%। आप देख सकते हैं कि धरातली जल यानी नदी तालाब तलैया का उपयोग कम हो रहा है, भूम जल का उपयोग कृषि में 92% हो रहा है, जबकि धरातल का 89 हो रहा है। क्योंकि हम आजकल पानी कहां से निकाल रहे हैं? बोरिंग से निकाल रहे हैं। नदी का, तालाब का ये जो पानी होता है वैसे भी साफ साफ नहीं रह पाता है। तो हम कृषि में भी और उद्योगों में भी भूम जल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सिंचाई के लिए जल की मांग। यहां से इसको मोस्ट मान लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि भूम जल का उपयोग सर्वाधिक कहां किया जाता है? कृषि में कितना? 92%। अब देखिए अगला है सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई के लिए जल की मांग आप यूं समझिए, हमारे यहां पर कुछ क्षेत्रों में काम होगी, लगभग 3 क्षेत्र मान लीजिए आप। पहला तो अगर हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा कम होती है, तो वहां पर फसल की रक्षा के लिए, अपने पढ़ी थी फसल रक्षित, तो फसल की रक्षा के लिए वहां पर इन क्षेत्रों में सिंचाई के जल की मांग होगी। पहला कौन सा हो गया? शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहां पर वर्षा की कमी के कारण फसल की रक्षा के लिए, जहां पर जैसे मान लीजिए आप बाजरा उगा रहे हैं, ज्वार उगा रहे हैं, वहां पर। दूसरा कि वह क्षेत्र जहां पर बारिश अच्छी होती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में जूट और चावल के लिए, लेकिन मान लीजिए किसी साल बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर भी आपको सिंचाई के जल की आवश्यकता होगी। तो यानी आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल, बिहार में चावल व जूट की खेती में अतिरिक्त जल के लिए, अतिरिक्त जल के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको? किसकी आवश्यकता होगी आपको? आपको सिंचाई की आवश्यकता होगी। भाई पानी की आवश्यकता हुई नहीं पानी। और तीसरा आप सुनिए कि पंजाब जो हरियाणा है, पंजाब और प्लस हरियाणा है, वह क्षेत्र जहां पर हरित क्रांति के कारण हमको अगर चावल उगाना है, हमको अगर गेहूं उगाना है, तो वहां पर भी आपको पानी की आवश्यकता होगी। यानी 3 क्षेत्र हो गए हमारे पास में सर। एक तो शुष्क क्षेत्र आ गया, एक आपके पश्चिम बंगाल बिहार वाला जहां पानी की आवश्यकता होगी वो वाला आ गया, और तीसरा आपके पास में आ गया हरित क्रांति के लिए पंजाब हरियाणा में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी। अगला देखिए संभावित जल समस्या। हमारी संभावित जल समस्या 2 ही है भैया, एक तो जल प्रदूषण की है और दूसरी हमारे पास में है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, ये दोनों समस्या रह गई है। अब जल प्रदूषण क्या होता है? बिल्कुल आसान से परिभाषा याद रखिए आप कि जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। और सामान्य परिभाषा करें इसको भूगोल के हिसाब से, तो आप लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल स्रोत। अब अलवणीय जल स्रोत कौन से होंगे? 2 ही तो है, एक तो आपके पास में धरातली है और एक भौम है। अलवणीय जल स्रोतों पर अधिक दबाव के कारण इनमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाने से, इनमें अवांछनीय
पदार्थ मिल जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी हो गई प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता। जो प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता है ना, हमारी बहुत कम है बेटा, हमको जल मिल ही नहीं पाता, तो ये समस्या हो गई। अगला टॉपिक आता है जल संरक्षण प्रबंधन। ये बड़ा मोस्ट है, जल संरक्षण प्रबंधन। इसको समझेगा, बड़ा आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। देखो, जल संरक्षण की बात करें, जल किसका संरक्षण करना है बताइए आप? अलवणीय जल का करना है सर। ठीक है सर, अलवणीय जल का संरक्षण करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया हमको उसको काम में लेना है और भावी पीढ़ी के लिए भी काम लेना है। तो समझिए आप कि अलवणीय जल का मितव्यता, बुद्धिमत्ता के साथ में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों को बचाया जा सके, उसे हम जल संरक्षण कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि अलवणीय जल स्रोत, धरातलीय एवं भूम जल संसाधनों का मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे हम भावी पीढ़ी के लिए इन्हें बचा कर रख सके, उसे जल संरक्षण कहते हैं। लेकिन उस संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रबंधन करना पड़ेगा। और प्रबंधन करने के 3 कार्यक्रम है। एक तो जल समग्र विकास कार्यक्रम, दूसरा वर्षा जल संग्रहण और तीसरा जल का पुनःचक्रण। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। जल संरक्षण का मतलब अलवणीय जल स्रोत पे ध्यान हमारा। तो अलवणीय जल स्रोत जो धरातलीय एवं भूम जल में के रूप में है, भावी पीढ़ी की इनको बचाने के रखने के लिए उसका मितव्यता एवं बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करना जल संरक्षण कहलाता है। प्रबंधन 3 रूप से होगा: जल समग्र कार्यक्रम, वर्षा जल संग्रहण और जल का पुनःचक्रण। आगे देखते हैं हम जल प्रदूषण निवारण। देखिए, जल प्रदूषण निवारण में हम इन तीनों को पढ़ेंगे। अभी इन तीनों को पढ़ेंगे हम, जल समग्र को, वर्षा जल को, पुनः जल का पुनःचक्रण को। पहले इसको देखते हैं हम। जल प्रदूषण निवारण का मतलब समझिए आप कि हम ये देखते हैं कि भारत में जो नदियां पहाड़ों से आती है, पर्वतों से आती है, वहां पर जल प्रदूषण नहीं होगा। जल प्रदूषित कहां होती है? नदियां प्रदूषित कब आती है? जब नदियां धरातल पर आ जाती है। और धरातल पर जहां मनुष्य रहता है वही तो प्रदूषित करता है। तो समझिए आप कि जल प्रदूषण में जल के नदियों के उद्गम क्षेत्र पर या उसके प्रवाह ढाल वाले क्षेत्र पर जल प्रदूषित नहीं होता। जब नदियां धरातल पर आती है तो वहां पर औद्योगिक अपशिष्टों के कारण, किसके कारण? औद्योगिक अपशिष्टों के कारण, या फिर कृषि अपशिष्ट के कारण, या फिर घरेलू अपशिष्टों के कारण वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो एक बोर्ड आया है, इसकी फुल फॉर्म आती है सीपीसीबी और एसपीसीबी। सी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और स्टेट यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसने बताया है कि नदियों का प्रमुख जो स्रोत है प्रदूषण का, वह कृषि व रासायनिक अपशिष्ट है। लिख लीजिएगा कि सीपीसीबी और एसपीसीबी ने बताया है कि नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि व रासायनिक अपशिष्ट है। या फिर इसमें एक शब्द और आता है, जैविक संदूषक है, जैविक संदूषण है। ये भी आ जाएगा आपके पास में कि सीपीसीबी के अनुसार नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो उसमें जैविक संदूषण होगा तो वो लगा देंगे, या कृषि और रासायनिक अपशिष्ट हो जाएगा। अभी कुंभ का जो मेला था उसके अंदर भी सीपीसीबी ने बताया था कि वहां का जल थोड़ा प्रदूषित हो चुका है। सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी बताई है, दिल्ली से इटावा के मध्य। मोस्ट क्वेश्चन कि सीपीसीबी ने सबसे प्रदूषित नदी किसको बताया है? यमुना नदी को, दिल्ली से इटावा के मध्य। अन्य प्रदूषित नदियां सुनिए आप, साबरमती अहमदाबाद में है, गोमती लखनऊ में है, मूसी हैदराबाद में है, गंगा कानपुर वाराणसी में। कानपुर में क्यों है? चमड़ा के कारण है। वाराणसी में क्यों है? लाशों के विसर्जन के कारण है, लाशों के विसर्जन के कारण है। ठीक है ना? तो ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास में। यहां से बन जाता है क्वेश्चन कि नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित किस उद्योग से होती है? चमड़ा उद्योग से होती है। कहां पर? कानपुर में। अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपाय। पहला, जन अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बहुत मोस्ट है, आप 9 से 10 से पढ़ रहे हैं। कब हुआ है? 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। जल उपकरण अधिनियम 1977 में। अब एक खास बात सुनिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि सीपीसीबी ने एक चीज और बताई है। क्या बताई है? कि आपका ये भारत है, मैं जब भूम जल का उपयोग कर रहा हूं, आप मान लीजिए पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें पानी की बाल्टी में नीचे कचरा है, आप पानी को पीजिए या एक नलकी से पानी को खींचिए तो पहले पानी आएगा, लेकिन जब पानी खत्म हो जाएगा तब नीचे से कचरा भी आपके मुंह में आने लगेगा। तो वही चीज हो रही है
कि यहां पर आपके जो राजस्थान का इलाका है, पंजाब वाला इलाका है, यहां पर भूमिगत जल का उपयोग ज्यादा हो रहा है क्योंकि बोरिंग पानी खींचता है, तो वहां की चट्टानों से वहां के जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन जब बिहार, पश्चिम बंगाल में यहां भी पानी खींच रहा है बोरिंग के द्वारा, अब भूमिगत जल कम हो गया है, तो यहां पर चट्टानों में किसकी मात्रा है? ऑर्सेनिक की। तो यहां पर जल में ऑर्सेनिक या दूसरा नाम इसका संखिया, इसकी मात्रा बढ़ रही है। समझ गए आप? बिल्कुल, है ना। तो इसका इसका तरीका क्या है कि आप भूम जल संसाधन का उपयोग कम करें। भाई इसको दूर करने का तरीका है कि आप भूम जल संसाधन का उपयोग कम करेंगे तो अपने आप जल में फ्लोराइड की मात्रा और आर्सेनिक की मात्रा कम हो जाएगी। तो उत्तरी पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक उपयोग से वहां पर जल में फ्लोराइड की मात्रा है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक या फिर दूसरा नाम है इसका संख्या की मात्रा ज्यादा है ना। क्यों है? समझ गए आप? वही पानी की बाल्टी वाला हिसाब, पानी खींच लिया, पानी खत्म हो गया तो अंदर का जो चट्टाने होगी वही तो आएगी। जल का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये कौन सा चीज है ये समझ लीजिए आप। मैंने आपसे बात की थी, यहां पर मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। यही जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वर्षा जल संग्रहण और जल का पुनः चक्रण, है ना। देखिए आप, जल का पुनः चक्रण, देखिए जल का पुनः चक्रण का मतलब जल को दोबारा काम ले ले। तो उद्योगों में जो कम गुणवत्ता का जल होता है, खराब जल होता है, उसको उद्योगों में दोबारा काम ले सकते हैं। शहरों में आप देख लीजिए पानी का होता है, उस पानी से आपने मान लीजिए बर्तन धो लिए, उसी पानी से फिर आपने थोड़ा से आपने कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, या फिर आपने गाड़ियां साफ कर ली। तो नगरीय क्षेत्रों में स्नान, बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का उपयोग बागवानी में भी कर सकते हैं आप गाड़ी धोने में भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहां का आता है, जल संभर कार्यक्रम क्या होता है? परिभाषा बिल्कुल आसानी तरीके से याद करा दूंगा। ऐसे कार्यक्रम, देखिए आप, ऐसे कार्यक्रम जिनमें अलवणीय जल स्रोत, जैसे धरातलीय प्लस भौम ऐसे कार्यक्रम जिनमें अलवणीय जल स्रोत, धरातलीय व भौम जल संसाधन का जल भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना या करना क्या कहलाता है? जल संभर कार्यक्रम कहलाता है। और अच्छा कर दिया हम इसमें, ऐसे कार्यक्रम जिसमें अलवणीय जल स्रोत जैसे धरातली व भूम जल संसाधन का मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में प्रयोग करना, जिससे कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे रह सके, उन्हें हम जल संभर कार्यक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है? सामुदायिक, यानी समुदाय का उपयोग करके, उनकी भागीदारी करके हम, जैसे मान लीजिए कृत्रिम जल स्रोत है, जैसे मान लीजिए बावड़ी है, कुआं है, इनके जल को संरक्षित करते हैं, या जो प्राकृतिक जल स्रोत है जैसे तालाब है, नदी है, इनके जल को सफाई करते हैं। तो जल संभर कार्यक्रम का मतलब सीधा सही हो गया कि ऐसे कार्यक्रम जिसमें हम अलवणीय जल स्रोत का, धरातलीय भूम जल संसाधन का मितव्यता एवं बुद्धिमत्ता के साथ में प्रयोग करें, ऐसे कार्यक्रम को हम जल संभर कार्यक्रम कहते हैं। इसमें सामुदायिक की हेल्प से हम कृत्रिम जल स्रोत एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करते हैं। अब कुछ कार्यक्रम है इसमें जल संभर विकास कार्यक्रम में। पहला कार्यक्रम है हरियाली कार्यक्रम। कौन सा? हरियाली कार्यक्रम। देखिए हरियाली कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, और इसका मुख्य फोकस क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में आप पेयजल की बात करें, सिंचाई की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें, उसके लिए जल को संरक्षित रखना है। तो हरियाली को समझ लेना, हरियाली एक जल संभर कार्यक्रम है। आपके पास अगर हरियाली कैसा कार्यक्रम है, आप बोलेंगे वनारोपण कार्यक्रम है, नहीं, जल संभर कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। मुख्य कहां कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में। एक है नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू, और नीरू का मतलब होता है जल और मीरू का मतलब होता है आप। ये भी एक जल संभर कार्यक्रम है और ये चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। एक आता है आपके पास में अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद, और ये चलाया जा रहा है आपके अलवर में। कहां चलाया जा रहा है? अलवर, राजस्थान में चलाया जा रहा है। तो तीन कार्यक्रम आगे, हरियाली कार्यक्रम, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद, अलवर राजस्थान में, है ना। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे आप। यहां पर आगे देखते हैं हम
वर्षा जल संग्रहण जो हमने कहा था तीसरा पॉइंट है। देखिए वर्षा जल संग्रहण के अंदर होता है कि पानी की या वर्षा की प्रत्येक बूंद का विभिन्न विधियों के माध्यम से संग्रहण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और इसमें सबसे मुख्य जो है ना वो है आपके पास में वर्षा छत जल संग्रहण। ठीक है, तो देखो आपने जल संवर्धन में पढ़ा, हरियाली पढ़ लिया, नीरूमिरी पढ़ लिया, अरवारी पढ़ लिया, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कि वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करना विभिन्न विधियों के माध्यम से। इसमें वर्षा छत जल संग्रहण जिसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कह देते हैं हम, वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, उसके द्वारा उस जल को संरक्षित करना। और एक राज्य है तमिलनाडु, इसको आप लिख लीजिएगा। इस राज्य ने ऐसा राज्य है ये जिसने प्रत्येक घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा छत जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने प्रत्येक घर के अंदर वर्षा जल संग्रहण को बनाना अनिवार्य कर दिया है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये हो जाएगा सर, पहले तो कि भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा, भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा सर। अच्छा, अब जो भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा तो उससे एक लाभ ये होगा कि भैया जो आपके पास में जो आपका भूमि का जल स्तर बढ़ गया तो जो अब आर्सेनिक ये फ्लोराइड की समस्या थी, क्योंकि अब पानी आ गया है, अब वो तो आएगा नहीं, तो आर्सेनिक जैसे राजस्थान है इसमें फ्लोराइड, और बिहार पश्चिम बंगाल है इसमें आर्सेनिक की समस्या दूर हो जाएगी। आर्सेनिक की समस्या भूमिगत जल में दूर हो जाएगी, भूमिगत जल में दूर हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भूमिगत जल का स्तर बढ़ गया और ये समस्या दूर हो गई। तीसरा क्या होगा कि जो वर्षा का जल आएगा आपने उसको भूमिगत में डाल दिया तो जो बाढ़ आती है या फिर जो मृदा अपरदन है वो समस्या भी दूर हो जाएगी, अपरदन की समस्या दूर हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए, पानी आ रहा छत से, आपने उसको एक सोर्स में इकट्ठा कर लिया तो बाढ़ नहीं आएगी, कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा हो हर घर के अंदर आप करोगे ना, मृदा अपरदन होगा, मिट्टी कटेगी और भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा और आर्सेनिक की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब ऐसे ही इसी तरह एक गांव है जो वर्षा जल संग्रहण के लिए एक उदाहरण है। तो एक गांव है रालेगान सिद्धि जो महाराष्ट्र में अहमदनगर का गांव है। तो क्वेश्चन आता है कि रालेगान सिद्धि कहां पर है? महाराष्ट्र में है और गांव कौन सा है? अहमदनगर का है। और ये किसका एक केस अध्ययन है, एक केस स्टडी है। और किस चीज की केस स्टडी है ये आपके पास में है जल संभर कार्यक्रम की, जल संभर कार्यक्रम की केस स्टडी है। क्या है इसमें? इसमें बताया गया है कि एक गांव था जो गरीबी, शराब और कानूनी व्यापार से जकड़ा हुआ था। इस गांव में व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति वहां पर आकर लोगों को जागरूक करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस गांव में पहले उन्होंने परिवार नियोजन, ऐच्छिक श्रम कार्यक्रम चलाए, खुली चराई पर रोक लगाई, वृक्षों की कटाई पर, शराबबंदी पर और अन्य सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाई। वो वहां पर आते हैं गांव में और वो देखते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम करें। ऐच्छिक श्रम का मतलब उन्होंने योजनाओं का सामाजिकरण कर दिया। मतलब यूं समझिए कि मान लीजिए गांव की दीवार है, ये आप लोगों ने बनाई है, इसमें आप भी हैं, आपके पापा भी हैं, आपके भाई भी हैं। तो आप क्या करेंगे, इस गांव का अगर ये दीवार कोई तोड़ेगा तो आप बोलेंगे नहीं मैंने बनाई है भैया। तो इसने योजना का सामाजिकरण कर दिया, धन लेकर या श्रम लेकर। तो ऐच्छिक श्रम योजना चलाई इन्होंने, खुली चराई पर रोक लगाई, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई, शराबबंदी जो सब प्रमुख समस्या थी यहाँ की उस पर रोक लगाई। इन्होंने गांव के लोगों को स्वयं की इच्छा से श्रम और आर्थिक सहायता के लिए प्रेरित कर योजनाओं का समाजीकरण कर दिया, सबका उसमें एक पार्टिसिपेट कर दिया। इन्होंने गांव में एक तालाब की चारदीवारी कराई जिससे वहां के जो 7 कुएं थे, पास के जो 7 कुएं थे वो भर गए, तालाब की चारदीवारी करा दी। ये एक था। इन्होंने गहन जल फसलों जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा भाई आपको पानी की तो वैसे कमी है तो आप ऐसी फसलों को मत उगाओ। इन्होंने कहा कि लोगों में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे दाल है, तिलहन है, उसके लिए प्रेरित किया। ये मोस्ट आ रहता है, पूछ लेते हैं कि कौन सी फसलों के लिए प्रेरित किया गया? रालेगान सिद्धि में दाल और तिलहन के लिए। उन्होंने गांवों में युवाओं के लिए तरुण मंडल, तेजी से न्याय के लिए न्याय पंचायत और गांव में शिक्षा के लिए 22 लाख की लागत से एक विद्यालय का निर्माण कराया। युवाओं के लिए तरुण मंडल है और तेजी से न्याय के लिए न्याय पंचायत की स्थापना कराई। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि रालेगान सिद्धि कहां पर है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये किसका उदाहरण है, किसका केस अध्ययन है? तो भू
आपके पास में जल संग्रहण का उदाहरण है। अब देखिए, वर्षा जल संभर कार्यक्रम का उदाहरण है। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां, देखो पहले तो झीलों द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संरक्षण या पुनर्भन कुओं द्वारा जल संरक्षण किया जाएगा। यानी झीलों द्वारा जल संरक्षण किया जाएगा, छत पर वर्षा जल संरक्षण किया जाएगा। वर्षा जल संग्रहण से घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर निर्भरता कम हुई है। आप जब वर्षा जल का आपने पानी इकट्ठा कर लिया है तो आप बोरिंग नहीं चलाएंगे, आप बिजली नहीं चलाएंगे, आराम से पानी आपकी इकट्ठा हुआ है तो आपकी बिजली की खपत भी कम हो जाएगी। और इसका मुख्य लाभ कहां मिल रहा है? मुख्य लाभ शहरों के अंदर मिल रहा है। अब देखिए, जल संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। हमने जल के बारे में बात कर ली कि जल का संरक्षण कैसे करना है, अलवनीय जल पर डिपेंड है, भूमिगत जल को हमको बचा के रखना है जिससे कि उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा ना बढ़े, ये सब पढ़ लिया। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय जल नीति लाई गई है 2002 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पेयजल, सिंचाई, नौकायान, औद्योगिक उपयोग के लिए जल संरक्षण के कार्यक्रम को चलाना। अब खास बात सुनिए, इन्होंने उद्देश्य में क्या किया है। पहला तो कि जिन क्षेत्रों में पीने की समस्या है, जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या है, वहां पर जो कोई बहुउद्देशीय परियोजना होगी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, बहुउद्देशीय परियोजना होगी, वहां पर आपका मेन फोकस कहां होगा? पेयजल पर होगा। देखिए क्यों कहा गया है, क्योंकि पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है कि आप मछली पालन पर, अन्य बिजली पर, सब जगह फोकस करते हैं, लेकिन जहां पर पीने के पानी की समस्या है तो आपका मेन फोकस पेयजल पर होगा। दूसरा, आप क्या करेंगे? जो भूमिगत जल है उसका प्रयोग क्या करेंगे? सीमित मात्रा में करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, सीमित करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, है ना, सीमित व नियमित रूप से करेंगे। तीसरा कि आप भूमिगत जल की मात्रा यानी भूमिगत जल की जांच भी करेंगे, समय समय पर जल की जांच करेंगे। ये सब किस में कहा गया है? राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि भाई जल में आर्सेनिक की मात्रा हो रही है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में, या फिर राजस्थान के अंदर आपके फ्लोराइड की मात्रा हो रही है क्या, ये सब हमको जांच करनी पड़ेगी। चौथा, आपको जागरूकता अभियान चलाने होंगे, शिक्षा के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से। हमको जल ही हमारा जीवन है, इस उद्देश्य को बताना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय जल नीति सन 2002 में आई है। उद्देश्य इसका वैसे बड़ा उद्देश्य पेयजल, सिंचाई, नौकायन, औद्योगिक प्रयोग के लिए जल का संरक्षण करना है, लेकिन इसके उद्देश्य मुख्य यह है कि पेयजल पर फोकस करना है जहां पीने का पानी नहीं हो, भूमिगत जल की नियमित जांच, जल की का प्रयोग सीमित करना चाहिए और जागरूकता करनी चाहिए। अगला है हमारे पास में जल क्रांति अभियान। ये भी काफी मोस्ट है, 2015-16 में चला था अभियान। देखिए, जल क्रांति अभियान में देखा गया कि हमको जल का संरक्षण तो करना है, लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना है। आप याद कीजिए, हमने जो जल की संभावित समस्या सुनी थी उसमें दो चीज सुनी थी, एक तो जल प्रदूषण और एक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी। तो यहां पर इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण करना और प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य याद कर लीजिएगा, काफी मोस्ट है। बाकी इसमें क्या क्या किया गया है वो देखिए आप। इन्होंने काम क्या किया जल क्रांति अभियान में? इन्होंने कहा कि हम जो भी काम करेंगे अवैध जल को बचाने के लिए, उसमें सरकार के साथ साथ वे नागरिकों का भी सहयोग करेंगे, क्योंकि जब तक हम समुदाय का सहयोग नहीं करेंगे, जैसे आपने रालेगान सिद्धि में पढ़ा था, वहां पर जब उस गांव में योजना का समाजीकरण कैसे किया था, उसमें सबको शामिल किया, उनसे पैसा भी लिया गया और उनका श्रम भी लगाया गया, स्वैच्छिक श्रम। तो यहां पर क्या किया, जल क्रांति अभियान में स्थानीय निकायों व नागरिकों को शामिल करके अभियान के लिए जागरूकता फैलाई गई। भारत के 672 जिलों में, जब 672 जिले हैं, उसमें प्रत्येक जिले में एक गांव को जल ग्राम बनाया गया। पर हर जिले में, जयपुर में भी होगा, हर जिले में एक गांव जल ग्राम बनाया गया। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र घोषित किए गए जहां पर जल संरक्षण पर ध्यान देना है। जैसे आपके नॉर्थ में यूपी हरियाणा में, दक्षिण में कर्नाटक तमिलनाडु में, आपके पूर्व में उड़ीसा में, आपके वेस्ट में राजस्थान गुजरात में, उत्तर पूर्व में मेघालय में, ये कमांड क्षेत्र आपके निश्चित किए गए। अच्छा, अगला, देश में प्रदूषण को कम करने के लिए जल अपशिष्टों का निस्तारण किया गया और जो आर्सेनिक कुएं थे, उन मतलब आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण किया गया, क्योंकि जल के अपशिष्टों का निस्तारण हुआ, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया गया, जिससे जो कुएं थे वो आर्सेनिक मुक्त हो गए या फ्लोराइड मुक्त हो गए। ये मानिए जब भूमिगत जल बढ़ जाएगा तो फिर समस्या कहां से आएगी? कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
अच्छा, फिर वही बात रेडियो के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, प्रेरक कहानियों के माध्यम से, टीवी, समाचार पत्र, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कराया गया, उन्हें बताया गया कि जल ही क्या है, जीवन है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ लिया कि सर जल संसाधन दो प्रकार के होते हैं, धरातलीय और भूमिगत। धरातलीय जल संसाधन नदी, तालाब, तलैया होते हैं। भूमिगत जल संसाधन जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा तमिलनाडु में कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा में कर रहे हैं। हमने जल संभाव समस्या के बारे में बात करी, हमने जल के संरक्षण प्रबंधन की बात करी, हमने जल के प्रदूषण में सीपीसी भी नहीं बताया कि यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। कहां से? दिल्ली से, इटावा के मध्य प्रदूषित नदी है। हमने इसके अलावा हमने जल संरक्षण के रालेगण सिद्धि को पढ़ा। हमने जल संरक्षण में चार चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा वर्षा जल संग्रहण, एक पढ़ा जल का पुनःचक्रण, एक जल संभर कार्यक्रम पढ़ा। जल संभर कार्यक्रम में हरियाली पढ़ा, आपने जलोराप पढ़ा और आपने अरवारी पानी संसद पढ़ा अलवर का। इसके अलावा फिर आपने राष्ट्रीय जल नीति और जल क्रांति अभियान पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने इस पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब प्रश्न को हल करने की कोशिश की है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप बस यूं ही पढ़ते हुए अपना ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।